सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे दूरदर्शन के इस वैदिक खास प्रस्तुति बिहार बिहान में। मैं हूं राकेश। ये स्वागत करना चाहेंगे प्रिंसिपल ऑफ पीएमसीएच डॉक्टर विद्यापति चौधरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। डॉक्टर विद्यापति चौधरी जी, कुपोषण के बारे में आज हम विस्तार से आपसे बात कर रहे हैं। जो लोग इसके प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, उनके लिए भी आज का ये जो कार्यक्रम होगा काफ़ी खास होगा। हम जानना चाहेंगे कुपोषण की स्थिति क्या होती है। कुपोषण पूरी तरीके से अगर समझा जाए, आपके भाषा में अगर बताएं दर्शकों को, तो किस तरह समझाना चाहेंगे? कुपोषण किसे कहते हैं, स्थिति कितनी इसकी गंभीर होती है और इसके क्या लक्षण होते हैं शुरुआती दौर में? तो मैं दर्शकों को बता दूं कि कुपोषण सप्ताह जो आप हम लोग जो भारतवर्ष में मना रहे हैं, और आपने इसके लिए जो अपना दूरदर्शन पर कार्यक्रम रखा है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। ये इससे एक तरह का संदेश जाएगा लोगों में कि हम लोग जो है कुपोषण के प्रति सतर्क रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि हाल के दिनों में जो बीमारियां आई तो उस पर इम्यूनिटी पर बहुत जोर दिया गया। तो इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगा? कुपोषण को दूर करके ही हम लोग इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और वो बीमारियां का जो लक्षण है उसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना कि हमारा कोरोना का तीसरा वेव आना है और बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, इसलिए कुपोषण के शिकार ज़्यादातर हमारे बच्चे होते हैं। और बच्चों में चूँकि हमारे गांव, परिवार, परिवेश में इस तरह का माहौल है, हालांकि पहले से तो बहुत सुधार हुआ है हमारे भारतवर्ष में। हमें याद है जब हम लोग बचपन में बच्चे थे, उस समय का जो मैंने आंकड़ा था कुपोषण का, और अभी में काफ़ी डेवलप हुए हैं। और बाज़ार में बहुत से न्यूट्रिएंट्स मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के सब्स्टिट्यूट आ गए हैं, जिसके कारण कुपोषण पर हमने विजय प्राप्त की है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि कुपोषण हुआ का माने शाब्दिक अर्थ हुआ कि हमें जो पर्याप्त मात्रा में जो माने हमारे शरीर को जो खाद्य पदार्थ चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लवण, विटामिन्स, वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, और जिसके कारण हमें कुपोषण डेवलप करता है। तो कुपोषण के कारण कभी कभी कारण हो जाता है कि पानी का अच्छा पानी नहीं पीने से भी कभी देखे हो कि डायरिया वगैरह का काफ़ी शिकायत होती है, वोमिटिंग होते रहता है। तो ये सब जो शिकायतें हैं तो वो कुपोषण को बढ़ाते हैं। तो हमारे शरीर में जो अन्न है उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देते। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो शरीर का विकास नहीं होगा। शरीर का विकास नहीं होगा तो तरह तरह की बीमारियां हमें घेर लेगी। मुख्यतः बच्चों में जो आम बीमारियां हैं उसमें सांस लेने की बीमारी हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा बहुतायत है। साथ ही साथ यदि कुपोषण यदि बहुत बृहत है, यदि ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो ये मेंटल रिटार्डेशन करता है। मेंटल रिटार्डेशन करने का मतलब कि मानव मस्तिष्क को भी ये विकसित नहीं होने देता है, जिससे कारण आप बच्चे को देखते हुएगा जो मैंने कुपोषित बच्चे हैं उनका मानसिक विकास नहीं होता है, बोलने में हकलाना, उनका जो डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास, IQ लेवल उतना नहीं हो पाता है। तो ये हमारा समाज का दायित्व का है और हमारा फर्ज भी है कि हम कुपोषण को दूर करें, क्योंकि एक स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, एक स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ देश और पूरे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और जब तक हमारे देश के नागरिक स्वस्थ नहीं रह सकते, हम स्वस्थ भारत की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कुपोषण के बारे में बताया कि क्या लोगों में कभी कभी ये धारणा भी होती है, ये धारणाएं आम है कि अनाज मिल जाना, अनाज खा लेना और खान पान ले लेना, ये कुपोषण को दूर कर सकता है। लेकिन क्या कुपोषण के लिए सिर्फ इतना ही ज़रूरी है कि लोगों को जो भोजन है, पानी है, वो मिले? इसके अलावा जो न्यूट्रिशन, जो मिनरल्स, जो आयरन और जो विटामिन हमें अलग सोर्स से मिलते हैं, उसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि लोग भी अवेयर हो सके इसके बारे में। तो ये तो सही बात है कि प्राइमरी हम लोग का जो फूड्स है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट रहते हैं। इसके साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, इसकी भी शरीर को आवश्यकता होती, क्योंकि वो हमारे शरीर को हार्मोन बनाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए एंजाइम बनाते हैं, जिससे हम जो खाते हैं वो पचता है। और साथ साथ विभिन्न बीमारियों से लड़ने का प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, ये इसके द्वारा कुपोषण नहीं रहने पर ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं
कि कुपोषण ज़्यादा रहने पर, इम्यूनिटी कम रहने पर बहुत सा बीमारियां घेर लेती है। डिप्थेरिया हो गया, कुकुर खांसी हो गया, निमोनिया हो गया, उसके बाद आजकल एक चमकी बुखार आ गया है बच्चों में। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि यूपी के कुछ पूर्वी क्षेत्रों में एक नई तरह का मैंने बच्चों में बीमारी मैंने चला है वायरल, जिसके कारण बहुत बच्चों का मौत हो रहा है। तो ये सब जो है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों में अच्छा खान पान दे करके, और खासकर बच्चों को खान पान के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावे उसको विटामिन्स के लिए हमें साग सब्जी फल इत्यादि की भी ज़रूरत है। और साथ साथ बच्चों के लिए फैट के लिए और प्रोटीन के लिए मैंने सीरियल्स जिसको कि दाल वगैरह जो बोलते हैं, ये हमारे शक्ति को बहुत बढ़ाते हैं। साथ साथ सोयाबीन वगैरह जो कि सुलभ चीज़ है, बहुत महंगे नहीं है, ये इसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जी पोषण से संबंधित कई सारी बातों पर हमने अभी चर्चा की। एक बात और है जो सवाल पूछना चाहेंगे वो ये कि कुपोषण की जो स्थिति है बच्चों में अमूमन ज़्यादातर देखने को मिलती है। जानना चाहेंगे इसके कारण कितने होते हैं, कितने तरह के कुपोषण होते हैं और इसका उपचार क्या है? तो जहाँ तक मैं बता दूं कि कुपोषण जो है हमारे खान पान की कमी के कारण और हमारे खान पान के व्यवहार के कमी के कारण होता है। तो कुपोषण जो होता है ये जैसे कि बच्चे हैं तो उनको मान लिया कि मैं खाना दे रहा हूँ मगर वो उनको पच नहीं रहा है। वो बच्चे के में आप जानते हैं कि पेट में कीड़े वगैरह बहुत होते हैं, क्योंकि वो मिट्टी से लगे हुए चीज़ों को बिना हाथ धोए वगैरह खा लेते हैं, जो हम लोग का हैबिट है उसके अनुसार। तो और साथ साथ कभी कभी आप सुनते हुए कि वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो ये हमारा जो अन्न जो खा रहे हैं उसको शरीर में जाने नहीं देता है, उसको अब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है, हमारे मसल को विकास नहीं होने देता है, हमारे शरीर को बनने नहीं देता है। तो कुपोषण जो है दो तरह का होता है। एक जो है कि जिसको कि मेरास्मस बोलते हैं हम लोग, जिसमें शरीर आपने देखा होगा कि बच्चे का शरीर मांस एकदम सूख गया, ये जो टेम्पोरल बोन का जो पार्ट है यहाँ जो रहता है ये, और एस्केपुलर रीजन का मांस जो है एकदम वहाँ पर मैंने सिकुड़ जाते हैं और चमड़ा जो है एकदम लश्चरलेस और ड्राई हो जाते हैं। साथ साथ इसके कुपोषण के कारण स्किन की भी बीमारियाँ होती हैं, और आपने पहले भी बताया कि इसमें कारण मेंटल रिटार्डेशन माने बौद्धिक विकास भी नहीं हो पाता है। तो एक स्वस्थ राष्ट्र होने के नाते चूँकि हम लोग विकासशील देश हैं और हमने काफ़ी तरक्की की है, तो जैसा कि आपने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कुपोषण पर ध्यान देने की ज़रूरत बताई है अपने मन की बात में, ये बहुत ही आगे की सोच है, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि हम स्वस्थ होंगे तो ही अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा मेरे विचार आ सकता है, कोई साइंटिस्ट बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई आर्किटेक्ट बन सकता है और इस देश का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए कुपोषण को हर हालत में दूर करना जरूरी है। यहाँ मैं एक बता दूं, WHO का एक आंकड़ा के अनुसार बच्चों में 50% मौतें जो है कुपोषण के कारण होती है। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका का देश है, इथोपिया है वगैरह, ये देशों में कुपोषण की बहुतायत है, इसलिए कि वहाँ जो भोज्य पदार्थ है वो वहाँ अविकसित देश होने के कारण भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, जबकि दूसरे ऐसे देश हैं जहाँ की भोजन फेंका जाता है। तो हाल में हमारे देश में भी ऐसा कुछ कार्यक्रम चला कि जहाँ से बचे हुए, यदि कोई समारोह हो रहा है तो बचे हुए भोजन को इकट्ठा करके और उसको ज़रूरतमंद लोगों को, ऐसा NGO आया कि उसको ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जाए, जिससे कि अन्न की बर्बादी नहीं हो और हमारे बच्चे को कुपोषित नहीं रहना पड़े, क्योंकि हम भारत जो है विकसित देश की ओर जा रहे हैं और अपना एक हम लोग का एक सपना है कि हम इस देश को और पूरे विश्व को प्रतिनिधित्व करें और एक सफल संदेश दें कि हाँ भैया हम लोग को मिलजुल के रहना है और तभी इस दुनिया का विकास होगा। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया जो कि पूरे विश्व को अपने ज्ञान से आलोकित किया। साथ में अभी मैं देख रहा था कि योगा पर आप
कार्यक्रम दिखा रहे थे। तो ये बता दूं कि योगा जो है इसी धरती की देन है, और खासकर आपको गर्व होगा इस भारतवर्ष के बिहार की धरती जो हम लोग के पास अभी मसौरी के पास जो जगह है उस जगह की देन है। तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मनीषी, ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्होंने हर तरह की बातें को बताया। आपको मालूम हुआ कि च्यवन ऋषि ने अपने उस युग में मैंने अपने जड़ी बूटियों को बना करके अपने को पूर्ण स्वस्थ किया था, क्योंकि वो साधु थे और योग में लगे रहते थे। तो स्वस्थ काया के लिए उन्होंने च्यवनप्राश का सेवन किया। तो वो च्यवनप्राश बनता है आंवला वगैरह जो बहुत सा इंग्रेडिएंट है उससे। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय भी हमारे मनीषियों के पास, हमारे जो ऋषि मुनियों के पास है माने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के अलावे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कि मैग्नीशियम, बायोटीन, कैल्शियम, आयरन जो आप जानते हैं कि महिलाओं को आयरन की बहुत आवश्यकता होती है, खासकर गर्भवती महिलाओं को। तो जिससे कि उनका शरीर स्वस्थ हो, और जब वो स्वस्थ रहेंगी तो उनका होने वाला बच्चा भी स्वस्थ होगा। बच्चा जब स्वस्थ होगा तो इस देश का विकास भी अच्छे से हो सकेगा। जी, ताकि उपचार किया जाता है। तो जब मेडिसिन की बात आती है तो उन मेडिसिन के बारे में जानना चाहेंगे। मार्केट में कई सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, क्या ये दवाएं कुपोषित बच्चे को पुनः स्वस्थ करने में कितना कारगर साबित होते हैं? संतुलित मात्रा में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल कितना बच्चों को दे पाते हैं, और क्या लगता है बच्चे स्वस्थ होने में कितना समय लग पाता है इसे? तो यहाँ पर मैं बता दूं, हम लोग का जो भोजन है उसमें 7 to 10% प्रोटीन का मात्रा रहता है और 10 से 12% फैट का मात्रा रहता है, और बाकी हम लोग कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चावल हुआ, रोटी हुआ, इससे पूरा करते हैं, वो 60 to 80% होता है। ये हमारे भोजन के मात्रा है। इसके अलावे हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन ए, डी, ए, के और बायोटीन आप जानते हैं कि अपना, जैसा कि आपने अभी बताया कि बालों का झरना, तो बायोटीन जो है एलोपेशिया, जिसको बालों का झरना बोलते हैं, उसको वो कम करता है। तो हमारे खाद्य पदार्थ में ऐसे चीज़ मौजूद हैं जो कि हमारे होने वाले जो दिक्कतें हैं उसको दूर करती है। यदि हम संतुलित मात्रा में लें तो आपने देखा होगा हमारे पहाड़ पर रहने वाले लोगों और हमारे देहात में रहने वाले लोगों का बाल बहुत ज़्यादा उम्र तक काला रहता है और बाल भी कम झड़ता है, जबकि बनिस्पत के हमारे शहर में रहने वाले लोगों और हमारा जो खान पान ठीक नहीं है, जो मैंने काम के ओवरलोड से परेशान रहते हैं, उनका देखा हुआ कि बाल जल्दी झड़ जाते हैं और मेल टाइप ऑफ बाल्डनेस, जिसको गंजापन बोलते हैं, वो डेवलप हो जाता है। तो ये भी खान पान से जुड़ा हुआ है, इसलिए पोषण बहुत ही आवश्यक है। और हमारा सरकार, आप जानते हैं कि बच्चों को कुपोषित को दूर करने के लिए मिड डे मील भी स्कूलों में चला रही है, जिससे बच्चा वहाँ पढ़ें, उसके साथ उनको दोपहर का भोजन दिया जाता है, जिससे कि कम से कम उनको वहाँ भोजन मिल जाए और वो भोजन खा करके स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ शरीर का उनका निर्माण हो और वो हमारे देश का भविष्य बने। तो ये सरकार की सोच है और सरकार ने इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। जहाँ तक अभी आपने बोला कि बहुत सा केमिकल्स और मेडिसिन और ड्रग्स, तो मैं बता दूं कि विटामिन्स, जैसे कुछ पीने वाले ड्रिंक्स आ गए हैं, हमें ताकत देने वाले ड्रिंक्स है, मैंने प्रोटीन का बना हुआ, कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ, विटामिन्स मिला हुआ ड्रिंक्स है। तो ये हमारे शरीर को ज़रूर ताकत पहुंचाते हैं, मगर ये ताकत उन्हीं को पहुंचा पाते हैं जिनका पाचन शक्ति ठीक हो। बच्चों में यदि वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो वो इसको नहीं पचा सकते, इवन कि एडल्ट भी इसको नहीं पचा पाते। इसलिए हमें सीमित मात्रा में इनका यूज करना है। कभी कभी आपने देखा हुआ कि बहुत ज़्यादा बच्चे जब सीरियस हो गए तो हम लोग नस से सेलाइन द्वारा पानी में विटामिन्स मिला करके कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह को देते हैं, और उससे भी ज़्यादा जब स्थिति बिगड़ जाती है, जैसे बच्चा मैरास्मस हो गया, बच्चा एकदम सूख गया, जब बच्चा कुछ नहीं पचा पा रहा है, तब हम लोग सेंट्रल लाइन के द्वारा
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का मिला हुआ मिक्सचर आता है, उसको नस के द्वारा हम लोग शरीर को डायरेक्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि उनका पचाने का शक्ति कम गया रहता है, तो डायरेक्ट उनको वो खून में डालते हैं, जिससे कि उनके शरीर का वो विकास हो और जो कुपोषण की प्रक्रिया हो वो खत्म हो। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और एक बात ये भी देखा जाता है कि जो लोग प्रोटीन्स अधिकतर लेते हैं, कई केसेस ये भी देखने को मिलते हैं जो प्रोटीन्स मिनरल्स ज़्यादा ले लेते हैं, यानी कि अतिपोषण भी कुपोषण का शिकार माना जाता है। इसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि मोटापा भी आजकल बहुत सारा देखा जाता है, मोटापे के लोग शिकार होते हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी कोई प्रश्न करते हैं कि क्या अतिपोषण भी कुपोषण की वजह बनता है क्या? तो आप जानते हैं कि जैसे हमारी माएँ, हमारे जो गार्जियन हैं, वो उनका हम लोग का जो कल्चर है उसमें चाहते हैं कि अधिक से अधिक खाना खाएं जी। तो और ख़ासकर आजकल आप देख रहे हैं कि जंक फूड आ गए हैं, फास्ट फूड आ गए हैं, रेडीमेड फूड आ गए हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ विटामिन्स नहीं मिलते हैं और वो केवल फैट प्रोटीन का मात्रा उसमें मिलते हैं, जिसके कारण उसमें शरीर में मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मोटापा भी एक तरह का बीमारी ही कहेंगे, क्योंकि मोटापा होने से शरीर में हार्ट के ऊपर असर पड़ता है, हमारे किडनी के ऊपर असर पड़ता है और उसके चलते बहुत सा बीमारियां होती है। एडिमा होता है। एडिमा कहने का मतलब शरीर में पानी का जमा हो जाता है, शरीर फूल जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर पर, हमारे हार्ट पर, हमारे किडनी पर, हमारे लंग्स पर, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उस पर ये असर डालते हैं। आप जानते हैं, आप कभी कभी देखा होगा कि बहुत मोटा बच्चा हो गया, वो चल भी नहीं पाता। तो ये भी एक प्रकार का कुपोषण ही कहा जाएगा, क्योंकि उसमें हमारे जो मैंने फैट प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसको कि हमें संतुलित मात्रा में लेना है। संतुलित मात्रा में न लेकर के अधिकता के कारण ये सब बीमारियां हो जाती हैं, जिसके कारण बहुत सा को मिचली आना, सांस में तकलीफ होना, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाना, पेशाब में दिक्कत होना इत्यादि बीमारियां होती हैं। जी। गर्भवती महिलाओं की गर्भवती महिलाएं जब गर्भावस्था से पहले की अगर बात की जाए, फिर गर्भावस्था के दौरान और स्तनपान के समय जो नवजात शिशु होते हैं, पर्याप्त मात्रा में मात्र शक्ति पोषण उन्हें मिले, किस तरह के ध्यान रखने की यहाँ पर आवश्यकता होती है और यहाँ पर जो अवेयरनेस है कितना बड़ा काम करती है? तो यहाँ पर मैं दर्शकों को बता दूँ कि गर्भवती महिलाएं जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में चली जाती हैं, मैंने गर्भावस्था के अंतिम महीनों में, तो चूँकि उनके गर्भ में एक बच्चा भी पल रहा होता है, इसलिए उनको न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए उनको ज़्यादा खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको डाइट भी ज़्यादा थोड़ा चाहिए, क्योंकि बच्चे का भी विकास भी उन्हीं के द्वारा होना है, उन्हीं के डाइट पर होना है। तो उसमें हम जो है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट शामिल करते हैं, विटामिन शामिल करते हैं। साथ साथ आप देखे हुए कुछ हमारे महिला चिकित्सक लोग कुछ आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं महिलाओं को, क्योंकि आयरन जो है वो शरीर में खून बनाता है, खून बनाने में मदद करता है। और आपने सुना होगा कि कभी कभी महिलाओं को जब बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है तो खून भी चढ़ाना पड़ता है, जिसको कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। तो उसकी नौबत नहीं आए, इसलिए हम उनके खान पान पर ध्यान दें, उनके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर, आयरन पर ध्यान दें। और हमारी लेडी डॉक्टर अक्सर बोलती हैं कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें महिलाओं को ज़्यादा भोजन करना चाहिए। साथ ही साथ जब प्रसव के बाद जब स्तनपान की बारी आती है, तो स्तनपान के समय में भी मिल्क का सिक्रीशन होता है, जिससे कि मैं बता दूं बच्चे उस मिल्क पर 6 महीना तक अपना पूरा काम चला सकते हैं। 3 महीना तक तो निश्चित रूप से। तो उस मिल्क में भगवान ने ऐसा दिया है कि उसमें भारी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जिसको कि कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, जिसमें हर तरह से प्रतिरोधक क्षमता भी रहता है, इम्यूनिटी भी देने की बात रहती है और ताकत भी वो देता है। तो यहाँ तक अब ये बोला जाता है कि माँ के बच्चे के प्रसव के बाद 2 ही घंटा के बाद माँ का दूध देना शुरू कर देना चाहिए। और उससे क्या होता है कि उनको जो कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, उससे बच्चे के लिए कम से कम 2 महीना 3 महीना तक वो उनका भोजन उससे माँ के दूध से सफिशिएंट होता है। तब जब माँ का दूध
ज़रूरी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि माँ को हम लोग भोजन भी दें जिससे उनके शरीर स्वस्थ रहे, और साथ साथ वो जो बच्चे को जो स्तनपान करा रही हैं, जो उनके दूध से बच्चे पल रहे हैं, तो वो दूध बने, इसके लिए कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, और यहाँ तक कि माताओं को दूध भी देना चाहिए। आप सुना होगा कि बहुत पहले ज़माना में बहुत सा बत्तीसी वगैरह बना के लोग देते थे, तो ये टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स था वो, जो कि हमारे पूर्वजों ने उसको बना करके और उनका पाचन शक्ति को, उनके शारीरिक शक्ति को, और उनका जो हमारे मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस सब के कमी को दूर करने के लिए वो देते थे कि शरीर में ताकत आवे। ताकत रहेगा तो बच्चा का दूध भी बनेगा, दूध बनेगा तो बच्चे उस पर निर्भर रहेंगे, और बच्चे को दूध मिल जाएगा तो बच्चे का विकास जो है स्वस्थ रूप से हो सकेगा। जी डॉक्टर साहब, 3 से, जैसे कि आपने बताया कि 2 से 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने तक स्तनपान होता है। यहाँ से 3 से 6 महीने तक तो बच्चों का स्तनपान होता है। इसके बाद का जो समय आता है, जो ड्यूरेशन आता है, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों इस पर निर्भर करता है। उसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, आप बताएं कि इसके बाद बच्चों को आहार के रूप में क्या देना होगा ताकि जो बच्चों का जो पोषण है वो पूरी तरीके से भरपूर मात्रा में वो मिल सके। तो आपने सुना होगा कि हमारे सब बहुत सा धार्मिक रीतियों में जब बच्चे 6 महीना का होते हैं तो एक धार्मिक कार्यक्रम होता है, अन्नप्राशन जिसको बोलते हैं। तो अन्नप्राशन वही हुआ कि उस समय से हम लोग सॉलिड फूड बच्चे को, जो कि बच्चा दूध पर जीवित था, उसको सॉलिड फूड के रूप में, जैसे कि दलिया हुआ, चावल का चूरन का जो चावल हुआ, गीला चावल हुआ, यहाँ तक कि बाज़ार में सेरेलैक भी उपलब्ध है जो कि सॉलिड फूड ही है, तो उसको दिया जाता है। और क्योंकि वो उस समय ये उम्र हो जाता है कि वो उनका दूध से पूरा काम नहीं चलता है, इसलिए भोजन देना, दलिया देना, सेरेलैक देना, और तरह के जो भोज्य पदार्थ हैं, दाल का पानी देना, जिससे कि उनका जो है शरीर का जो कमी है उसको पूर्ति किया जा सके और उनका शरीर का विकास हो सके। जी बिल्कुल। एक रिपोर्ट का मैं जिक्र करना चाहूँगा जो बच्चों के कुपोषण से जुड़ा हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट आई वर्ष 2017 के मुताबिक। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मौजूदा डेटा के सामने जो हमारे सामने रिपोर्ट आए वो काफ़ी चौंकाने वाले थे, और जिसमें करीब 5 साल तक के बच्चों की जो मौत है, सबसे बड़ी वजह इसमें कुपोषण बताई गई है। और इसके अलावा अगर वैश्विक आंकड़ों पर अगर नज़र हम डालते हैं, तो अगर वैश्विक आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2019 के मुताबिक कुपोषण का जो शिकार हुए हैं सबसे अधिक हुए हैं, और 5 साल से कम उम्र के करीब 70 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हुए हैं। डॉक्टर साहब, वाकई में ये चिंता भरी ये जो खबर है, जो विषय है, और वाकई में बहुत ही गहन इसमें अध्ययनता की आवश्यकता है, क्योंकि कुपोषण को लेकर लगातार सरकार जो योजनाएं वो बना रही हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मौतें हो रही हैं, जो बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, करोड़ों में उनकी संख्या है, इसे रोक पाना सरकार के लिए कितनी भारी चुनौती भरा विषय है, और क्या लगता है सबसे बड़ा कदम इसमें क्या उठाने की आवश्यकता है? सबसे तो ज़रूरी है कि हम लोग इस बात को समाज में फैलाएं, लोगों में ये ज्ञान दें, और ये कुपोषण का एक कारण अशिक्षा भी है। अशिक्षा के कारण हमारी माताएं, हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग ये नहीं जान पाते हैं कि हमारा जो भोजन है वो शरीर के लिए कितना ज़रूरी है और कितना मात्रा में किस तरह का भोजन लेना चाहिए। ये सही है कि हमारे अभी भी बच्चे कुपोषित हैं, और सबसे ज़्यादा 5 साल के अंदर के बच्चे का मौत जो है कुपोषण से होता है। तो कुपोषण के कारण बहुत सा बीमारियां बच्चों में हो जाती है, जैसे कि आपने सुना होगा कि निमोनिया हो जाता है, मैंने सांस बहुत तेज़ चलने लगा, उसको डायरिया हो रहा है, पैखाना नहीं रुक रहा है। साथ साथ बहुत सा पेचिस वगैरह जो पेट की बीमारियां हैं, साथ साथ उसमें मानसिक विकास नहीं हो पाता है कुपोषण के कारण। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सा योजनाएं चला रखी है। आपने सुना होगा कि बीच बीच में सरकार विटामिन ए, जो कि रोकता है रतौंधी, जो आँख का रोशनी को जो कम हो जाता है, उसको रोकने के लिए विटामिन ए का कैप्सूल ड्रॉप दिया जाता है। आपने सुना होगा कि बीच बीच में सरकार जो है विटामिन का टैबलेट्स मैंने बांटती हैं समाज में, लोगों में,
प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये दिया जाता है। और ख़ासकर हमारी जो आशाएं बहनें हैं, एएनएम हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाता है कि आप जहाँ पर बच्चे हुए हैं, जहाँ प्रसव हुआ है, आप उस घरों में जाएं और उनको पोषण के बारे में बताएं और उनको बताएं कि उनका भोजन कैसा हो, उसमें कितना प्रोटीन हो, कितनी तरह के विटामिन्स हो। और इसीलिए विटामिन ए, विटामिन डी तो हमारे यहाँ सौभाग्य से सूर्य की रोशनी से मिल जाते हैं, क्योंकि हम लोग का घर खुला रहता है। और विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से, अल्ट्रावायलेट रेस से बनता है। तो ये तो हम इसमें सौभाग्यशाली हैं। परंतु और जो है विटामिन के, जो कि ब्लीडिंग नहीं रोकने नहीं देता है, बायोटिन जो बाल को झड़ने का कारण हो जाता है, साथ साथ विटामिन सी के कारण एक स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है। स्कर्वी है कि शरीर का जितना जो त्वचा है शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ईचिंग होने लगता है उसमें। तो इसको हम लोग दूर कर सकते हैं बच्चों को हरी साग सब्जी दे करके, उनको फल दे करके और उनको स्वस्थ भोजन दे करके। क्योंकि आप जानते हैं कि आज बाज़ार में बहुत तरह के चीज़ें आ गई हैं, कुरकुरे आ गए हैं, फास्ट फूड आ गई हैं, जंक फूड आ गए हैं। उस पर बच्चे अपना पावरोटी में ये लगाया और स्कूल के लिए निकल गए, तो उसके कारण उनको विटामिन्स नहीं मिल पाता, क्योंकि वो मैं देखा जाता है कि बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, फल खाने में रुचि नहीं लेते हैं। और फल और सब्जी और पत्तेदार जो सब्जियां हैं उसी से हमको विटामिन्स मिलते हैं। इसलिए हमारी माताएं को ये सोचना होगा और इसके प्रति उनको ध्यान देना होगा कि हम अपने बच्चे को प्रोटीन्स के लिए, विटामिन्स के लिए अब फल के अलावे सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां और हरी सब्जियां जरूर दें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि 8 मार्च 2018 को राष्ट्रीय पोषण मिशन एक बनाया गया था, नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और उद्देश्य था 2022 तक कुपोषण मुक्त करना पूरे देश से, पूरे समाज से। एक अहम कड़ी इसमें ये आ जाती है जब पोषण को लेकर जो भी सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के बारे में जो मालूमें चलती हैं, जो मॉनिटरिंग होती हैं, उसको लेकर सरकार ने भी मॉनिटरिंग को लेकर एक नई पहल की, जिसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग दिया गया। और क्योंकि पोषण सही तरीके से समुचित मात्रा में सबको मिल सके, इसके लिए जो मॉनिटरिंग है उसकी व्यवस्था भी की गई, जिसे रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कहते हैं। ये जानना चाहेंगे, जो मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था की गई है, इस तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, क्या लगता है कितनी गति मिलेगी और क्या लगता है आगे चलकर कितना सार्थक साबित होगा जो भी योजनाएं चल रही हैं उसमें? ये तो सही है कि सरकार जो बहुत सार्थक प्रयास कर रही है और उनके प्रयास का ही फल है कि कुपोषण पहले से निश्चित रूप से घटा है, परंतु इस पर हमें आगे भी काम करने की ज़रूरत है। और हमारे समाज में हमारी एएनएम है, जो आशा बहनें हैं, उनको वो प्रशिक्षित करना होगा कि वो घर घर जा कर के हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो माताएं हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो उन लोगों को शिक्षित करना, समाज को ये बताना कि पोषण कितना ज़रूरी है। क्या कि आप जानते हैं कि अभी हाल में जो कोरोना की बीमारी आई, तो उसमें आपने देखा होगा कि इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि माने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सी दवाइयाँ बाजार में आ गई। तो वो दवाइयाँ का मेन मकसद यही था कि वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावे, जिससे कि कोई भी बीमारी हो उस बीमारी से लड़ने का शरीर में एक सिस्टम होता है। शरीर जो है अपने आप में सुपर कंप्यूटर है। कोई तरह का यदि बाहरी अटैक होता है, वायरस का अटैक हो, बैक्टीरिया का अटैक हो, कोई बीमारी का अटैक हो, तो शरीर खुद उसको चाहता है कि उसको नियंत्रित करे। तो हम लोग के शरीर में 2 तरह के रक्त कण होते हैं, WBC और RBC। तो WBC जो है वो सब मिल करके उस जो बीमारी, जो वायरस जो चले गए हमारे शरीर में, और जो भी किसी तरह के और जो रोगाणु गए, उस पर वो लड़ता है और लड़ करके उसको बाहर निकालता है और उसको या तो कैप्चर करने का कोशिश करता है या नहीं तो उसको नष्ट करता है। जैसा कि देखा होगा कि जैसे कोई कांटा चुभ गया तो वहाँ से कांटा जो है धीरे धीरे ऊपर आता है और वहाँ पस बन जाता है। तो पस क्या है? वो मरे हुए WBC है, जो कि उस लड़ाई में जो हमारा रक्त
कणिकाएं जो थी, जो हमारे जो दुश्मन बैक्टीरिया से जो लड़ा और उसके कारण जो उनकी मृत्यु हुई, वही पस के रूप में आते हैं। तो ये हमारा शरीर का सिस्टम है जो कि भगवान का दिया हुआ है। शरीर में ऐसा सिस्टम है कि यदि हमारा खान पान सही रहेगा, हमारा बौद्धिक विकास बढ़िया होगा, तो हम विभिन्न तरह की बीमारियों से, आपने देखा होगा कि बहुत सा वायरस मैंने सुनने को कभी आ जाते हैं। एक समय में इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ करता था जो आम हो गई, अब इधर कोरोना वायरस आ गया, जीका वायरस आ गया। इस तरह के वायरसेज को लड़ने के लिए शरीर जो है सक्षम है, यदि हम प्रतिरोधक क्षमता आपको अपना बढ़ा के रखें। इसीलिए आपने देखा होगा पहाड़ों में, कंदराओं में हमारे ऋषि मुनि जो रहते थे, वो अपना जो है अपने को इम्यूनिटी डेवलप करते थे और वो उनके ऊपर किसी तरह का बीमारी का प्रकोप नहीं होता था। बिल्कुल आपने सही कही, और जो भी जानकारियाँ आपने दी पोषण से संबंधित, उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि दर्शकों को भी काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होगी अवेयरनेस को लेकर और जागरूकता को लेकर। डॉक्टर विद्यापति चौधरी जी, आप अपने हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, बिहार बिहान के आज के हमारे इस खास कार्यक्रम, जिस पर हमारा आधारित था, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर आधारित हमारे जो कार्यक्रम चला, इस पर हमारे जो खास मेहमान थे प्रिंसिपल ऑफ पीएमसीएच और साथ ही साथ प्लास्टिक विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विद्यापति चौधरी जी आए और कई सारी जानकारियां हमें दी। आशा और उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे कार्यक्रम का अंक आपको बेहद ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको कार्यक्रम का अंक पसंद आया तो उठाएं कागज़ और कलम और लिखें हमारा पता और अपने विचार भी लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा email ID है director dd के patna@gmail.com।